होमगार्ड ने बीच बचाव कर मां की जान बचाने की कोशिश की तो आरोपी दीपक सिंह ने उस सुरक्षाकर्मी पर ही चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला कर उसकी हत्या कर दी थी। अदालत ने भी इस मामले को दुर्लभतम से दुर्लभ मानते हुए टिप्पणी की कि वर्दीधारी सुरक्षाकर्मी पर हमला सीधा कानून के शासन और राज्य की संप्रभुता को चुनौती देना है। ऐसे अपराधी को यदि समाज में वापस आने दिया गया तो यह न्याय व्यवस्था के मुंह पर एक तमाचा होगा। और इसी तरह जब 6 साल के बच्चे को उसकी मां के साथ ईंटों से कुचलकर मार डाला गया तो अदालत ने इसे मानवीय संवेदनाओं की चरम हत्या मानी। कानूनी जानकारों का कहना है कि दुर्लभतम से दुर्लभ की कसौटी इस बात पर निर्भर करती है कि अपराध कितना भीभत्स, योजनाबद्ध और निर्दयी है। मुजफ्फरनगर के फैसलों में अदालत ने यहां यह भी रेखांकित किया कि जब अपराधी के दिल में दया का कोई भाव ना बचे और अपराध से पूरा समाज सिहर उठे तब फांसी की सजा ही एकमात्र उपयुक्त और न्याय संगत दंड होता है ताकि समाज में एक कड़ा संदेश जाए। लेकिन इस देश में ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं जिसमें जघन्य अपराध होता है, सार्वजनिक तौर पर होता है, गोलियां चलाई जाती हैं, चाकुओं से काटा जाता है, हत्या की जाती है और चंद महीने बाद या फिर 1 साल बाद, 1.5 साल बाद, 2 साल बाद वो जमानत पर वापस आ जाते हैं और शहरों में घूमते रहते हैं। वो अपराध करते रहते हैं और उनके मामले अदालतों में चलते रहते हैं। और कभी कभी तो दुख होता है इस देश की न्याय व्यवस्था पर कि ऐसे ही लोग देश की विधानसभाओं में और देश के संसद में पहुंच जाते हैं और सांसद, विधायक, मंत्री तक बन जाते हैं और संविधान को बचाने और पालन करने की शपथ ले लेते हैं। लेकिन समाज में कुछ ऐसे जज हैं जो इस बात को गंभीरता से समझ रहे हैं। वैसे मैं न्यायपालिका का सम्मान करता हूं, इस सेवा में काम करने वाले लोगों का भी सम्मान करता हूं, लेकिन दुख तब होता है जब न्याय समय पर नहीं मिल पाता। मिलना चाहिए। जज रवि कुमार दिवाकर का नाम पहली बार राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में वर्ष 2022 में तब आया जब वे वाराणसी में सिविल जज बने, सीनियर डिवीजन के पद पर पहुंचे और उस समय उन्होंने वाराणसी के अति संवेदनशील ज्ञानव्यापी मस्जिद परिसर का एडवोकेट कमिश्नर के जरिए विधिक और वीडियोग्राफी सर्वेक्षण कराने का ऐतिहासिक आदेश भी दिया। मई 2022 में हुए इस सर्वे के दौरान ज्ञानवापी परिसर के वजूखाने में एक आकृति मिली थी जिसे हिंदू पक्ष ने शिवलिंग और मुस्लिम पक्ष ने फव्वारा बताया था। आपको याद होगा। इस आदेश के बाद देश भर में कानूनी और सामाजिक हलचल तेज हो गई थी। इस फैसले के तुरंत बाद जज दिवाकर को कथित तौर पर इस्लामिक आगाज मूवमेंट नाम के संगठन ने जान से मारने की धमकियां भी दी थी, जिसके बाद उनकी और उनके परिवार की सुरक्षा की समीक्षा की गई और सुरक्षा घेरा बढ़ा दिया गया। ज्ञानव्यापी मामले के बाद बरेली में फास्ट ट्रैक कोर्ट में तैनाती के दौरान भी उन्होंने काफी सुर्खियां बटोरी। वर्ष 2010 के बरेली दंगों में जुड़े होने के मामले में मौलाना तौकीर रजा खान को सम्मन भेजते समय उन्होंने अपने फैसले में शासन और धर्म के तालमेल पर कुछ गंभीर और दार्शनिक टिप्पणियां भी की थी। उन्होंने प्लेटो के फिलासफर किंग के सिद्धांत का हवाला देते हुए राज्य के नेतृत्व की तारीफ की थी और 27 साल पुराने अपहरण हत्याकांड में व्यापारी सलीम के कातिल शहनवाज को दी गई फांसी हो गई और फिर 2014 के पवन हत्याकांड में 4 लोगों को एक साथ फांसी। उनके फैसलों की रफ्तार और कठोरता ने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। आपको याद होगा, बड़े चर्चित मामले रहे हैं। असल में जब किसी निचली अदालत यानी कि सेशन कोर्ट से फांसी की सजा जैसा बड़ा फैसला आता है तो वो मुकदमे का अंत नहीं होता है, बल्कि एक नए और बेहद संवेदनशील विधिक प्रक्रिया की शुरुआत होती है। मुजफ्फरनगर की अदालत द्वारा 4 महीने में सुनाए गए 22 फांसी के फैसलों के बाद ये सवाल खड़ा हो रहा है कि इन 22 दोषियों का आगे का कानूनी सफर क्या होगा, कैसे होगा? क्या इन्हें तुरंत फांसी पर लटका दिया जाएगा? भारतीय कानून के तहत ट्रायल कोर्ट द्वारा दी गई मौत की सजा
तब तक अंतिम नहीं मानी जाती जब तक उस पर उच्च न्यायालय यानी कि इलाहाबाद हाई कोर्ट की मोहर न लग जाए। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS के तहत सेशन जज को अपने फैसले की पूरी फाइल तुरंत हाईकोर्ट भेजनी होती है, जिसे डेथ रेफरेंस कहा जाता है। हाईकोर्ट के 2 जजों की बेंच बनाकर इस पूरे मामले की नए सिरे से समीक्षा होती है। हाईकोर्ट के पास 3 विकल्प होते हैं। पहला, वो सेशन कोर्ट के फैसले और फांसी की सजा को पूरी तरह से सही मानते हुए उसकी पुष्टि कर दे। दूसरा, वो फांसी की सजा को घटाकर ताउम्र कैद यानी कि आजीवन कारावास में तब्दील कर दे। और तीसरा, यदि हाईकोर्ट को लगता है कि साक्ष्य पर्याप्त नहीं है तो वो आरोपी को पूरी तरह से बरी भी कर सकता है। मुजफ्फरनगर के सभी 10 मुकदमों के 22 दोषियों की फाइल अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की पुष्टि के लिए भेजी जा रही है। इसके अलावा दोषियों के पास कानूनन ये अधिकार होता है कि वे हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत यानी कि उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट की याचिका दाखिल करे। सुप्रीम कोर्ट से भी अपील खारिज होने के बाद दोषियों के पास राष्ट्रपति के समक्ष संविधान के अनुच्छेद 72 के तहत दया याचिका दाखिल करने का अंतिम संवैधानिक अधिकार बचता है। राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका खारिज होने के बाद ही वारंट जारी होता है और फांसी की तारीख तय की जाती है। इस प्रकार मुजफ्फरनगर से शुरू हुआ ये न्यायिक सफर अभी कानूनी प्रक्रियाओं के कई पड़ाव पार करेगा और उसके बाद असली तस्वीर सामने आ सकती है। लेकिन अब यह भी समझना होगा कि सेशन कोर्ट गंभीर मामलों में पहली बार मौत की सजा सुना सकते हैं क्या? सेशन जज, अतिरिक्त सेशन जज, सजा सुनाने का जो अधिकार है वो हाई कोर्ट की पुष्टि जरूरी होती है। बिना मंजूरी के सजा लागू नहीं होती है। हाई कोर्ट की सजा बरकरार या फिर बदल या रद्द कर सकते हैं और सुप्रीम कोर्ट फैसले की अंतिम न्यायिक समीक्षा करेगा, ये मैं आपको बता ही चुका। और उसी आधार पर फिर सजा, मौत की सजा कायम रह सकती है या रद्द कर सकते हैं, क्योंकि सबको अधिकार होता है। भारतीय आपराधिक न्याय प्रणाली में मृत्युदंड यानी कि फांसी की सजा अंतिम और कठोरतम विकल्प माना जाता है। किसी भी आपराधिक मुकदमे में अदालत केवल इस आधार पर फांसी नहीं दे सकती है कि अपराध बहुत बड़ा हो, बल्कि इसके लिए दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश के तहत की गई सख्त कटौतियों पर खरा उतरना अनिवार्य होता है। मौत की सजा देने से पहले अदालत 2 प्रमुख पहलुओं का आकलन करती है। पहला, अपराध का संतुलन पत्र और दूसरा, अपराधी का संतुलन पत्र। अपराध के पक्ष में देखा जाता है कि क्या हत्या अत्यंत क्रूर, नृशंस, योजनाबद्ध या किसी मासूम महिला अथवा ऑन ड्यूटी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ की गई